नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी बीमारी की जो कि हर साल आती है और हर साल आने वाली इस बीमारी को लेकर के एक बार भी स्थायी समाधान नहीं निकल रहा है। कारण क्या है, वही जानेंगे। दरअसल राजस्थान में डेंगू और डेंगू जैसी मिलती जुलती बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ रहा है। बच्चों पर इसका प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है और राज्य के अस्पतालों में आने वाले ऐसे मरीजों में से 15% को भर्ती भी करना पड़ रहा है। बीते 2 हफ्तों में ही 2200 से ज्यादा नए डेंगू के केस दर्ज किए गए हैं, जबकि पूरे सीजन में अब तक 5301 मामले सामने आ चुके हैं। जयपुर के जेके लोन और जयपुरिया अस्पतालों के वार्ड पूरी तरीके से भर गए हैं, जहां 80% मरीज डेंगू स्क्रब टाइफस से पीड़ित हैं। वहीं सबके बीच एक खबर यह भी सामने आई कि डेंगू की वजह से आरएएस अधिकारी डॉक्टर तरु सुराना का निधन हो गया। तरु सुराना उदयपुर की रहने वाली थी और उदयपुर में डीआईजी स्टैंप पर तैनात थी और इसी दौरान उन्हें डेंगू हुआ और इलाज शुरू किया गया। हालात ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें उदयपुर से एयरलिफ्ट भी किया गया। वहीं चेन्नई के एक अस्पताल में इलाज के दौरान बीते दिन उन्होंने अंतिम सांस ली। तरु सुराना के निधन के बाद आरएएस एसोसिएशन ने दुख जाहिर किया है। तो अब जब अधिकारी इस बीमारी के निशाने पर हैं, तो आम लोगों की सुध कौन लेगा, उनके बारे में कौन सोचेगा? तो अब सवाल यह भी है कि इस बड़े खतरे से आखिर बचाएगा कौन? डेंगू जो हर साल तेजी से फैलता है, आखिर उसकी रोकथाम के लिए कोई स्थायी इंतजाम क्यों नहीं किए जाते हैं? यह अपने आप में बड़ा सवाल है, लेकिन इसको लेकर के सियासत भी खूब होती है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर के सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने क्या कहा है, जरा वो बयान आपको दिखा देते हैं। स्थिति बड़ी अजीब है राजस्थान के अंदर। गवर्नेंस की तो ध्यान दे नहीं रहे। डेंगू फैल रहा है, डेंगू से लोग मर रहे हैं। तो सरकारी प्रायोरिटी होनी चाहिए हेल्थ को लेकर, शिक्षा को लेकर, वो स्थिति है नहीं। तो डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर के फिलहाल स्थिति बहुत खतरनाक बनती नजर आ रही है और कैसे डेंगू खतरनाक होता जा रहा है, इसको लेकर के आपको जरा कुछ ग्राफिक्स दिखाते हैं। आप इन ग्राफिक्स के जरिए देख करके आपको अंदाजा होगा कि कितना खतरनाक हो चुका है ये डेंगू। दरअसल बच्चों में तेज बुखार और डेंगू के लक्षण मिल रहे हैं और बच्चों में 15% ऐसे हैं जिनको अस्पताल में भर्ती तक करना पड़ रहा है। यह स्थिति माता पिता की लापरवाही के कारण भी बन रही है। दरअसल बच्चों में बुखार, पेट दर्द और उल्टी जैसे लक्षणों को जो पेरेंट्स हैं वो नजरअंदाज कर रहे हैं। देर से इलाज करवाने पर यह सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है। बच्चों के प्लेटलेट्स खतरनाक स्तर पर गिर रहे हैं और कुछ मामलों में आंकड़ा 20,000 से भी नीचे तक पहुंच चुका है। अब ऐसे बच्चों का इलाज एसटीपी चढ़ाए बिना किया जा रहा है। तो ये कुछ ऐसी स्थितियां हैं जो बताती हैं कि डेंगू कितना खतरनाक साबित हो रहा है। और अभी जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें जितने बच्चे एडमिट हो रहे हैं, अस्पताल तक पहुंच रहे हैं, उसमें 15% की स्थिति ज्यादा खराब है। अब जरा राजस्थान में डेंगू का प्रकोप कितना तेजी के साथ बढ़ रहा है वो भी आप जानें। राजस्थान में डेंगू के तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। बारिश के थमने के बाद तेजी से मामलों में इजाफा हुआ है और अब तक कुल 5301 मामले डेंगू के दर्ज किए जा चुके हैं। सबसे ज्यादा 991 मरीज राजधानी जयपुर से रिपोर्ट किए गए हैं। जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, दूदू और कोटपुतली में सबसे ज्यादा मामले सामने आए। उदयपुर में 643 मामलों के साथ यह इलाका दूसरे स्थान पर बन चुका है, यानी कि राजस्थान की राजधानी के अंदर यह पूरा अड्डा बन चुका है। और यहां पर यह कहा जाता है कि ग्रामीण इलाकों के अंदर डेंगू के मामले क्या शहरी इलाकों से कम होते हैं, ज्यादा होते हैं, लेकिन फिलहाल शहरों के अंदर स्थिति ज्यादा खराब बताई जा रही है और इसको लेकर के बार बार जन जागरूकता के अभियान भी चलाए जा रहे हैं। और ऐसा पहली बार नहीं है कि डेंगू के मामले पहली बार बढ़ रहे हैं। हर साल इसी तरीके की स्थिति बनती है, लेकिन उसके बावजूद भी हम क्यों ध्यान नहीं दे पाते हैं, यह समझने वाली बात है। और चलिए, इस बीच हमारे साथ एक खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ गए हैं और बाकी हमारे संवाददाता इस वक्त ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर हरीश कुमार जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
मैं लेकिन आपसे जवाब लूं, लेकिन उससे पहले हमारे साथ दो हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नासिर जैदी और संजय व्यास। नासिर, सबसे पहले जरा इस बात को बताइए कि तेजी के साथ राजस्थान के अंदर डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं, हाल फिलहाल के अंदर ये ज्यादा मामले रिपोर्ट किए गए हैं और बारिश खत्म हुई उसके बाद अब ये जो परेशानियां हैं वो दिखाई दे रही हैं। ऐसा पहली बार तो हुआ नहीं, पहले भी हर साल कुछ इसी तरीके से डेंगू के मामले बढ़ते हैं। इसका स्थायी समाधान क्यों नहीं बन पा रहा है, सबसे पहला कारण, और दूसरा इस पर प्रशासन कर क्या रहा है? देखिए शुभेंदु, दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। डेंगू खतरनाक बीमारी है और कल ही एक आरएएस ऑफिसर जो लेडी थी उनकी डेथ हुई है डेंगू से। प्रशासन कर बहुत कुछ सकता है, इंतजामात बड़े बड़े करने के दावे करता है। आज भी हमने बीकानेर के पीबीएम हॉस्पिटल का जब जायजा लिया तो अंदर के इंतजामात तो फिलहाल ठीक लगे, लेकिन जैसे ही हम बाहर आए, बाहर आकर देखा तो बाहर पूरा परिसर डेंगू और मलेरिया की फैक्ट्री बना हुआ था। जगह जगह जमा कीचड़, जगह जगह जमा पानी। तो ये हालात हैं, इच्छा शक्ति की कमी है। जो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए डेंगू को रोकने के लिए या मलेरिया को रोकने के लिए, जो पॉलिसीज बनाई जाती है ऊपरी लेवल पर पॉलिसीज बेहतरीन बनती है, लेकिन नीचे आते आते उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता। इसकी एक वजह भी ये है कि टाइम पर रिपोर्ट नहीं ली जाती, अकाउंटेबिलिटी किसी जिम्मेदारी तय नहीं की जाती, अकाउंटेबिलिटी तय नहीं की जाती, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तय नहीं की जाती। नतीजा ये होता है कि पॉलिसी बहुत अच्छी बनती है, सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है, हुकूमत की कोशिश रहती है कि आवाम को जल्द से जल्द राहत पहुंचे, और डेंगू हो ही क्यों, बात ये है। तो सरकार अपनी तरफ से कोशिश करती है, लेकिन नीचे के लेवल पर ये तमाम बातें इंप्लीमेंट नहीं हो पाता है ना। बात समझने वाली यही है कि जब ऊपर से इच्छा शक्ति है तो ग्राउंड पर आकर के वो उसके अंदर बदलाव क्यों आ जाता है। मैं जरा इसको समझने की, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। संजय व्यास भी हमारे संवाददाता उदयपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। आप संजय, एक तरफ हम देख रहे थे उदयपुर के अंदर खास करके लोगों के लिए बड़ी परेशानी पैंथर की बनी हुई है, पहले से ही पैंथर का जो खतरा है वो लोगों के सिर पर मंडरा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ डेंगू के जो बढ़ते मामले हैं वो भी बता रहे हैं, क्योंकि दूसरे स्थान पर है राजस्थान के अंदर। अगर डेंगू के मामले अगर रिपोर्ट कहीं हुए हैं तो वो उदयपुर के अंदर हुए हैं। तो ये दूसरी बड़ी चिंता है। अस्पतालों के अंदर स्थिति क्या है, क्योंकि कई जगहों से ऐसी रिपोर्ट भी सामने आ रही है जहां पर अस्पतालों के अंदर बेड फुल हो चुके हैं। नहीं, मैं आपको बता दूं शुभेंदु के ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर बेड भी परिपूर्ण है और यहाँ पर जो स्टाफ लगा हुआ है, जो मेडिकल टीम लगी हुई है, बराबर एक अच्छी तरह से लोगों की देखभाल कर दी। और हम आपको बता दें कि जिस हम गए थे जब डेंगू वाले जिस वार्ड के अंदर, तो हमने जब मरीजों से बात करी तो उन्होंने बताया कि जिस तरह से हमारा ट्रीटमेंट हो रहा है और हमारे को जिस तरह से हमारा इलाज किया जा रहा है, उनसे वो बहुत सेटिस्फाई थे। हर दूसरा या तीसरा जो भी तामीरदार था उनका यही कहना था कि जिस तरीके से हमारे बच्चों को या हमारे बुजुर्गों को इलाज दिया जा रहा है वो एकदम परफेक्ट है। और जो डॉक्टर्स की टीम है वो लगातार 24 घंटे हमारे यहाँ पर बिल्कुल माकूलामत इंतजाम कर रही है। और हमारी कोई भी ऐसी चीज नहीं है जैसे कोई उनको कोई टेस्ट कराना हो, कोई ट्रीटमेंट की दवाई लानी हो, तुरंत हमारे प्रभाव से मिल जाती है और इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जब हम डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर ने यही कहा कि जितने तक आप लोग खुद अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने घर के आसपास की सफाई, पानी में मच्छर न पनपने देवें। दूसरी बात कि ऐसे कपड़े पहन के निकले हमेशा जिससे मच्छरों के काटने की संभावना कम रहे। संजय, कहने भर में बड़ा आसान लग रहा है और ये बहुत आसान सी बात है, बहुत सरल सी बात है। मुझे नहीं लगता कि शायद किसी को ये समझ में नहीं आएगी, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत तेजी के साथ ये घटनाएं हो रही हैं, मामले सामने आ रहे हैं। इसका मतलब यही है कि लापरवाही तो बरती जा रही है। हम इसको बहुत ज्यादा लीनियंट ले रहे हैं, बहुत ज्यादा हल्के में ले रहे हैं और उसी का हमें भुगतान भी करना पड़ रहा है। इस बीच हमारे साथ, चलिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, कोटा से हमारे संवाददाता शाकिर अली भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेता हूं। फिर उसके बाद हमारे साथ डॉक्टर साहब भी कार्यक्रम में हैं, उनसे जरा जानेंगे और समझेंगे कि इसको रोकने के लिए हमें और क्या करने की जरूरत है। शाकिर, लेकिन जरा बताइए कोटा की स्थिति क्या है? कोटा के अंदर जो अभी तक मामले सामने आए, क्या अभी तक उसको लेकर के अस्पतालों के अंदर तैयारियां हैं, क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, अस्पतालों में तैयारियां हैं, लेकिन पॉजिटिव रोगियों की तादाद में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 200 के पार जो है वो आंकड़ा चला गया है। जिस तरह से अभी हमारे संवाददाता उदयपुर वाले भी बता रहे थे, बीकानेर वाले संवाददाता भी बता रहे थे कि कहीं ना कहीं जो है ग्राउंड लेवल पर जो कमी है वो साफ तौर पर नजर आती है। इसमें जाहिर तौर पर सबसे पहली तो जागरूकता की कमी है, क्योंकि कई बार डेंगू की जांच करवाने में भी जो है परिजन देरी कर देते हैं, रोगी की जांच समय पर नहीं हो पाती और तब तक जो है उसकी प्लेटलेट्स जो है
वो बहुत ज्यादा डाउन चली जाती है। और एक और चीज और इस बार देखने को मिल रही है कि डेंगू जो है थोड़ा सा चकमा दे करके आ रहा है, यानी जो डेंगू की रिपोर्ट है वो पॉजिटिव नहीं आती, लेकिन डेंगू के सिम्टम नजर आते हैं कई सारे। इसके अलावा जो है फिर जब मरीज बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है तो मल्टी ऑर्गन फेलियर जैसी स्थिति बन जाती है। तो इस तरह से जो है लगातार, क्योंकि जिस तरह से बचाव की बात की जाती है, रोकथाम की बात की जाती है, स्वास्थ्य विभाग की टीम से लगातार सर्वे किए जा रहे हैं, घर घर टीमें पहुंच रही है, लेकिन लोगों में भी जागरूकता की कमी वो साफ तौर पर अभी भी नजर आ रही है। कई सारे जो प्लॉट हैं वहां पर जल भरा हुआ है, वहां पर जो है नोटिस भी जारी किए गए हैं, लेकिन सख्ती से उसकी पालना नहीं की जा रही है। जब तक ये तमाम चीजों पर सख्ती से पालना नहीं होगी, जहां पर डेंगू का खतरा है, यहाँ पर फैलने का अंदेशा है, वहां पर सख्ती से पालना नहीं करवाई जाएगी, मौसमी बीमारियों की आड़ में डेंगू जो है पैर पसारता रहेगा। और जो अस्पताल है वहां पर भी रोगी बड़ी तादाद में पहुंचेंगे। कोटा क्योंकि कोचिंग नगरी है, देश भर से बच्चे यहाँ पर कोचिंग के लिए आते हैं, तो कोचिंग एरियो पर जरूर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है कि कोचिंग स्टूडेंट्स को डेंगू से बचाया जा सके। लेकिन जो दूसरे इलाके हैं जहाँ पर गंदगी का अंबार लगा रहता है, वहां पर हालात अभी भी टस के तस बने हुए हैं और मौसमी बीमारियां पैर पसार रही है। वायरल और जो दूसरी बुखार हैं वो उसके रोगी सामने आ रहे हैं, और डेंगू की जांच जब करवाई जा रही है तो डेंगू पॉजिटिव रोगियों की तादाद भी बढ़ रही है। ठीक है जी, मैं वापस लौटता हूँ, लेकिन इस बीच हमारे साथ डॉक्टर हरीश कुमार जी लगातार कार्यक्रम में बने हुए हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज़ सबसे पहले, क्योंकि जैसा कि हमारे संवाददाता भी बता रहे थे कि ये बड़ा चकमा दे रहा है, और डेंगू जो है वो, क्योंकि हम देखते हैं कि हर बार बुखार भी होता है या बाकी जो मौसमी बीमारियां जो आती हैं वो अपने आप को और ज़्यादा एडवांस कर लेती हैं, तो क्या ये भी हो रहा है कि रिपोर्ट में नहीं दर्ज हो रहा है, यानी कि रिपोर्ट के अंदर उतना ज़्यादा पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन जब सीरियस हो जाता है केस तब जाकर के पता चलता है और ज़्यादा ही हार्मफुल हो जाता है, क्या ऐसा भी है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। दूसरे तीसरे दिन इसमें अपन एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट कराते हैं तो उसमें मालूम पड़ जाता है जनरली तीसरे दिन। और 3 दिन बाद में अब IgM IgG एलाइजा टेस्ट कराते हैं तो उसमें पता पड़ जाता है। और प्लेटलेट काउंट भी है ना 2-3 दिन बाद में कम होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ये अपने को मालूम पड़ जाता है। अपन जांच लेट करवाते हैं जिसकी वजह से ही ये हो रहा है कि भाई 2-3 दिन तो अपन वैसे निकाल देते हैं, और 2-3 दिन निकालने के बाद में अपन जांच कराते हैं तो उसमें अचानक ही है ना फिर उसको है ना प्लेटलेट डाउन आ जाते हैं और वो है ना सीरियस कंडीशन में पहुंच जाता है। यानी कि सबसे बड़ा कारण है कि देरी से आना है, देरी से इलाज करवाना। अब इसके पीछे क्योंकि लोगों देरी से आना ही एक कारण है, दूसरे उसको समझ नहीं पाते ये लोग, सीरियसली ले नहीं पाते हैं ये लोग। अच्छा, थोड़ा सा हम हालांकि ग्राफिक्स के जरिए हम, क्योंकि ये जन जागरूकता का अभियान है और NDTV राजस्थान, हमारी ये कोशिश भी है कि हम लोगों को कम से कम इस कार्यक्रम के जरिए जागरूक कर सकें, उनको ये पता चल सके कि क्या क्या लक्षण है, क्या क्या करने की ज़रूरत है, और इसीलिए हम एक्सपर्ट्स को अपने साथ, यानी कि आप हमारे साथ हैं, और हमारी कोशिश यही है कि लोगों के जो डाउट्स हैं उनको हम जल्द से जल्द दूर कर सकेंगे। सर, थोड़ा सा ये बताइए कि क्या क्या उसके लक्षण हैं और जिसको हम नहीं समझ पा रहे हैं। लक्षण तो पहले दिन तो बुखार आना स्टार्ट हो जाता है, और फिर सिर में दर्द होना, उल्टी आना, वो उल्टी जी करना, पेट में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, और इस तरह कमर में दर्द होना। आम जो फीवर होता है उससे क्या ये अलग इसको हम देख सकते हैं? कुछ इसमें पैचेस होते हैं कुछ अलग से, कैसे हम पहचान पाएंगे कि आम बुखार से? ये इसमें दूसरे तीसरे दिन लाल दाने बनने लग जाते हैं शरीर पे, जिसमें नीचे हेमरेज टाइप लगने लग जाता है कि भाई ये डेंगू जैसा ही लगता है कि भाई डेंगू हो सकता है, तो उसके लिए अपन डेंगू की जांच करवा देते हैं, जिसमें IgM IgG एक टेस्ट करते हैं, डेंगू एंटीजन टेस्ट भी करा लेते हैं, जिसकी वजह से अपने को पता चले भाई डेंगू हो सकता है, डेंगू है। तो यानी कि अगर बुखार के साथ साथ आपके शरीर पर बुखार होने के 1-2 दिन बाद आपके शरीर पर लाल चकत्ते पड़ने लग जाएं, तो आप ये समझ जाइए कि आपको सबसे पहले इसको गंभीरता से लेना है, आपको इसके लिए आपको टेस्ट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बहुत सारे लोगों का सवाल ये भी है कि अगर सही समय पर ये आइडेंटिफाई हो जाता है तो क्या इसका इलाज घर पे भी हो सकता है या सीधे अस्पताल लेकर के जाना चाहिए? टेस्ट करवाना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन ट्रीटमेंट क्या इसका घर पे भी हो सकता है? सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, अगर आपको यानी आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, उल्टियां बराबर हो रही है और चक्कर आ रहे हैं, तो आपको फिर एडमिशन की आवश्यकता है। अगर आप को चक्कर नहीं आ रहे हैं, उल्टियां नहीं आ रही हैं, तो आप घर पे रह के और खूब सारा रिहाइड्रेट रह के ORS पानी वगैरह अपना शरीर का ध्यान रख के
उसको अपन घर पे इलाज कर सकते हैं। पर अगर आपको चक्कर आ रहे हैं, सिर में दर्द हो रहा है, मसूड़े से खून आने लग जाए, तो तुरंत ही हॉस्पिटल में एडमिशन की जरूरत रहेगी अपने। अच्छा, इस बार ये भी कहा जा रहा है सर कि जो राजस्थान के अंदर जितने जो रिपोर्ट्स आए हैं डेंगू के, उसमें कहा जा रहा है कि बच्चों के लिए थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है। बच्चों के लिए कितना ज़्यादा ही खतरनाक है और इससे कैसे बचा जाए, क्या किया जाए? वही तैयारियां हैं जो बड़ों के लिए, या बच्चों के लिए कुछ खास है? बच्चों में इम्यूनिटी पावर थोड़ी कम होती है, तो वो जल्दी सीरियस कंडीशन में पहुंच जाते हैं। इसलिए अपने को बच्चों के बुखार होते ही तुरंत उसका ना अपने को जांच करा लेनी चाहिए, और उसके बुखार जांच कराने के बाद तुरंत डॉक्टर से मिलके, और उसके बारे में डॉक्टर अगर ये कहे कि भाई उसको एडमिशन की आवश्यकता है, क्योंकि बच्चा प्रॉपर मात्रा में डाइट वगैरह नहीं ले पाता, अपना रिहाइड्रेट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसको ज्यादा नुकसान होता है, तो तुरंत ना उसको हॉस्पिटल के एडमिशन की जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, मैं सर वापस लौटता हूं और आपसे वापस आऊंगा तो सर यही जानूंगा कि हमें जब अगर कभी डेंगू हो जाता है या उससे बचना भी है, तो हमें इस समय में क्या क्या और करने की ज़रूरत है? कुछ खाने पीने के अंदर कुछ सलाह अगर आप दे सकें। भाई कई बार लोग, डॉक्टर कहते हैं कि आपको पानी ज़्यादा पीना चाहिए, तो पानी पीने से शरीर जो है, पानी की जो कमी है वो नहीं रहती है और इसका प्रभाव थोड़ा सा कम रहता है। मैं वापस आऊँगा तो जानूंगा सर, लेकिन वापस से ज़रा नासिर का रुख कर लेता हूँ। नासिर, ज़रा थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि अस्पतालों के अंदर जब ये कहा जाता है कि आपको बेड्स, क्योंकि जो पेशेंट आते हैं उनकी बहुत सारी अलग अलग परेशानियां होती हैं, वो कहते हैं कि भाई रिपोर्ट्स नहीं होती हैं, कई अस्पतालों के अंदर जांच के लिए व्यवस्था नहीं होती, वो कहते हैं बाहर से आपको प्राइवेट जो है जांच करानी पड़ेगी। यहाँ क्या स्थिति है अभी नासिर? गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की तरफ से फ्री इलाज शुरू हुआ है। सारे इन्वेस्टिगेशंस फ्री हैं, सारे हॉस्पिटल्स में सारी मेडिसिन फ्री हैं। तो 99.99% ऐसा कभी नहीं होता कि गवर्नमेंट का कोई मेडिकल ऑफिसर या कोई नर्सिंग ऑफिसर किसी मरीज से ये कह दे कि आप बाहर से दवाई लेकर आएं या बाहर इन्वेस्टिगेशन करवाएं। सारे इन्वेस्टिगेशंस गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल हैं। तो ये तो बात खत्म हो जाती है कि बाहर से इन्वेस्टिगेशन करवाने को कह दे। अगर कोई कहता भी है तो उसके लिए पूरा शिकायत करने का, कंप्लेंट करने का प्रोविजन है। तो अस्पतालों में सारी सहूलतें मुहैया करवा रखी है हमारी हुकूमत ने, लेकिन दिक्कत यह है कि उनका इम्प्लीमेंटेशन होने में, जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया कि उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता। ऊपर से बहुत अच्छी पॉलिसीज बनती है, लेकिन नीचे आते आते इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही स्लो हो जाता है या कई मरतबा होता ही नहीं है। हुकूमत अपनी तरफ से कोशिश करती है, जैसा आज हमने बीकानेर में देखा। बीकानेर का पीबीएम हॉस्पिटल संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और राजस्थान के बेहतरीन हॉस्पिटल में नंबर 2 माना जाता है। यहां तक कि इस हॉस्पिटल का कैंसर यूनिट जो है पूरे नॉर्दर्न इंडिया में सबसे बेहतर माना जाता है। उस हॉस्पिटल में हाल ये है कि अंदर के इंतजामात बेहतरीन है, लेकिन जैसे ही हॉस्पिटल के बाहर, बिल्डिंग से बाहर आएंगे लेकिन कैंपस के अंदर रहेंगे तो वहां के इंतजामात बड़े खराब हैं। तो अगर इस तरह के खराब इंतजामात रहेंगे तो फिर बीमारियां पैदा होंगी। हॉस्पिटल में ही जब बीमारियां पैदा हो रही हैं तो घरों में तो बीमारियां पैदा होंगी ही होंगी। जी सुबेंद्र, शाकिर का रुख कर लेते हैं। शाकिर, जरा, क्योंकि जन जागरूकता से जुड़ा हुआ बड़ा मुद्दा है, अब इसको अगर कम करना है, इसके प्रभाव को कम करना है, संख्या में कमी लानी है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमें जागरूक करने की ज़रूरत है। सरकार कैंपेनिंग भी करती है, जागरूक करने के लिए अलग अलग कार्यक्रम चलाती है, जो लोकल बॉडीज़ हैं उनके ऊपर ये बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन क्यों नहीं वो इम्प्लीमेंट हो पाता है? क्यों नहीं वो मैसेज लोगों तक पहुंच पाता है? और अगर लोगों तक मैसेज पहुंच पा रहा है तो इसकी जांच कर कौन रहा है? बिल्कुल जाहिर तौर पर आपका कहना बिल्कुल ठीक है। इसकी मॉनिटरिंग प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि सरकार ने जो पॉलिसी बनाई है डेंगू के लिए, जो लगातार पिछले दिनों जब मंत्री यहाँ पर पहुंचे थे उन्होंने भी निर्देश दिए थे कि नगर निगम की ओर से जो फॉगिंग किया जा रहा है वो प्रभावी तरीके से किया जाए, उसके रिजल्ट ओरिएंटेड जो है परिणाम आने चाहिए। तो निगम की ओर से फॉगिंग मशीनें जो है शहर में चलाई जा रही है, लेकिन उनकी मॉनिटरिंग कौन कर रहा है, वो कितने घंटे चल रही हैं, वो जिस गुणवत्ता के साथ उसको फॉगिंग का काम करना है या जितनी दिन में करना है वो काम हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है। यही वजह जागरूकता की जहाँ तक बात है, स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार लोगों के घरों पर पहुंच रही है। हर रोज जो है उनके यहाँ से समाचार मिल रहे हैं कि आज 5,000 घरों का सर्वे किया, आज 7,000 घरों का सर्वे किया। तो ये जो आंकड़े जो आते हैं सरकार की ओर से अभियान को लेकर के, इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग की भी जरूरत होती है, क्योंकि लगातार जिस तरह से
कहीं ना कहीं रोकथाम में कमी जरूर आ रही है, लेकिन पूरी तरह से जो है काबू नहीं हो पा रहा है, अंकुश नहीं लग पा रहा है। जनता की भी इसमें भागीदारी जो है वो जायज तौर पर होनी चाहिए। जनता की भी जो है जिम्मेदारी पूरी तरह से इसमें बनती है। अगर स्वास्थ्य विभाग की टीमें पहुंच रही हैं तो उस मोहल्ले में, उस इलाके में उनको तमाम सर्वे करवाने में मदद की जाए, क्योंकि वो जनता के लिए ही सड़कों पर आए हैं, जनता के लिए ही घरों पर दस्तक दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी और कार्यशैली में मॉनिटरिंग की कमी, ये दो चीजें बड़ी चीजें हैं, जिसी के चलते जो है ये पूरी तरह से अंकुश नहीं लग पा रहा है। और जिस तरह से सख्ती की जा रही है, उस सख्ती को लेकर भी जो है प्रभावी तरीके से जो कार्रवाई हो, तब जाकर के जो है इस पर अंकुश लगेगा। जैसे कई सारे प्लॉट्स ऐसे हैं जहां पर जल भराव है, उनको सिर्फ नोटिस दे दिया गया। नोटिस के अलावा और क्या कार्रवाई हो सकती है उन पर, ताकि इस तरह के नज़ारे, इस तरह की तस्वीरें सामने ना आए कि पास में मकान बना हुआ है और उसके पास के मकान में ही खाली प्लॉट में पानी भरा हुआ है, उसमें मच्छर पनप रहे हैं, बीमारियां फैला रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं, तब तक जब पूरी तरह से मॉनिटरिंग नहीं हो पाएगी, सख्ती से कार्रवाई नहीं हो पाएगी, और जनता इसमें अभियान में सरकार की जो टीमें पहुंच रही हैं, विभाग की जो टीमें पहुंच रही है, उनका सहयोग प्रॉपर नहीं करेंगी, तब तक अंकुश नहीं लगेगा। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। कर्मचारी अपना काम करके सर्वे की रिपोर्ट देते रहेंगे, अस्पतालों में इंतजाम होते रहेंगे, और जनता जो बीमार हो रहे हैं कई सारे लोग, उनके आंकड़े में बढ़ोतरी होती रहेगी। इसको क्या है ना, बड़ा गंभीरता के साथ लेने की जरूरत है शाकिर। बिल्कुल आपने सही कहा, अस्पताल में तमाम इंतजाम है। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि इसको बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। और इसमें वैसे तो जरूरत ये नहीं आनी चाहिए कि किसी का इसमें चालान किया जाए या फिर उसके खिलाफ शिकायत सामने आए, क्योंकि ये लोगों के लिए ही है। और सरकार और प्रशासन अगर ये इंतजाम कर रहा है, चालान की अगर प्रक्रिया भी कर रहा है, तो ये लोगों की सुरक्षा के लिए ही है, ताकि आप बीमार ना हो। लेकिन इस बात को आम जनता को समझने की ज़रूरत है। मैं वापस से डॉक्टर साहब की ज़रा रुक कर लेता हूँ। हरी जी, एक चीज़ बताइए इसमें सर, मैं जैसा पहले भी कह रहा था कि जब मैं वापस आऊँगा तो ये जानने की कोशिश होगी कि हम कैसे इसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। क्या पानी पीना या कोई ऐसी खाने पीने की चीज़ें हैं जिससे इसके प्रभाव को थोड़ा सा कम किया जा सकता है? क्योंकि डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि भाई नारियल का पानी जो है वो पीना थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है, इससे थोड़ा प्लेटलेट्स जो हैं आपके बढ़ते हैं। क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं सर? बिल्कुल, नारियल का पानी पीना चाहिए, अनार का जूस पीना चाहिए, कीवी फल खाना चाहिए, एप्पल खानी चाहिए, और ओआरएस बराबर कंटिन्यू लेते रहना चाहिए। और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो भी है ना, बुखार आए तो बुखार की दवाई लेनी चाहिए, और उल्टी होए तो उल्टी की दवाइयां लेनी चाहिए। अगर ज्यादा दिक्कत हो तो तुरंत हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर को दिखाना चाहिए। घर पे ही अपना इलाज स्वयं नहीं करें, तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ऐसे नहीं कि उसका अगर फायदा दवाइयां लेने के बावजूद भी नहीं आ रहा तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और उसको बताना चाहिए मेरे को ये प्रॉब्लम्स है। अगर वार्निंग सिम्टम्स है, जैसे भाई नाक से खून आ रहा है, या मुंह से खून आ रहा है, मसूड़ों से खून आ रहा है, पेशाब में खून आ रहा है, लेटरिन में खून आ रहा है, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। पेट में दर्द हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। ये सीरियसनेस डॉक्टर, ये डेंगू के सीरियसनेस के सिम्टम्स हैं कि अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा सर रह गया था। आप बता रहे थे कि पहले दिन जो है फीवर होता है और अगले दिन जो है फिर वो रेड धब्बे सामने आते हैं, पैचेस हो जाते हैं। तो अगर ये समय बीतता है तो ऐसे ही क्या क्या और इसमें क्रिटिकल सिचुएशन क्या बन सकती है? क्रिटिकल सिचुएशन ये आ सकती है, धीरे धीरे उसको सांस लेने में दिक्कत आ सकती है और पेट में दर्द हो सकता है। मल्टी ऑर्गन फेलियर की तरफ जा जाएगा, जो त्वचा है वो ठंडी पड़ जाती है, सांस लेने में तकलीफ होने लग जाती है। ये क्रिटिकल कंडीशंस आ जाए और मल्टी ऑर्गन फेलियर की तरफ चला जाता है पेशेंट, और अंत में वो डेथ की तरफ चला जाता है। एक बार मल्टी ऑर्गन फेलियर की तरफ चला गया पेशेंट तो रिकवरी होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यानी कि इसको बहुत ज्यादा गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। और क्योंकि कई बार ऐसा होता है, डेंगू के बारे में सुनकर के बहुत लीनियंट ले लेते हैं, बहुत हल्के में ले लेते हैं, और यही एक बड़ा कारण है कि बार बार केसेस सामने आ रहे हैं। मुझे लगता नहीं है कि शायद किसी को नहीं पता है कि घर के अंदर आसपास आपको पानी जो है वो इकट्ठा नहीं होने देना है, बर्तनों को आपको उल्टा करके रखना है। तो ये सभी को पता है, लेकिन ये सब कुछ पता होने के बावजूद भी ये केसेस हो रहे हैं। अच्छा, इसकी जड़ क्या हो सकती है सर? कि हम कई बार ये मान करके चलते हैं कि भाई जो छत में खाली बर्तन है वो पानी अगर भर जाएगा सिर्फ उसी से डेंगू हो सकता है। किन किन चीजों से और डेंगू होने की संभावना होती है सर? घर में जितने भी जगह पानी भरा हुआ होता है वहां पे ये एडिज इजिप्टाई मच्छर है, अपने लार्वा अंडे देता है, और वहां से
अंडों से लार्वा से मच्छर पैदा होते हैं, और फिर बाद में वो जो डेंगू वाले मच्छर को डेंगू वाले मरीज को काटने के बाद में वो मच्छर डेंगू से संक्रमित हो जाता है, और वो फिर स्वस्थ मनुष्य को काटता है, तो उसके बाद में वो उसको डेंगू से इन्फेक्टेड कर देता है। तो और इस डेंगू के मच्छर में एक खासियत होती है कि मच्छर के साथ में डेंगू खत्म नहीं होता जनरली, वो अंडों में ही अपने डेंगू के कीटाणु छोड़ देता है, और जब भी कभी वो अंडे जब भी कभी पानी भरता है तो वो अंडे से वापस है ना डेंगू वाले ही मच्छर पैदा होते हैं, और वो हमेशा चलता रहता है। ऐसे नहीं है कि भाई डेंगू का मच्छर एक बार खत्म हो गया तो उससे डेंगू खत्म हो जाता है। डेंगू के मच्छर में एक सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि जो अंडे होते हैं वो भी डेंगू से संक्रमित होते हैं। जब कभी भी इसका उपाय, ये जो फॉगिंग मशीन हम करवाते हैं, हम देखते हैं कि लोकल बॉडीज जो हैं वो फॉगिंग मशीन के जरिए इसका प्रभाव कम करने की कोशिश करती है। क्या ये अच्छा उपाय है, या इसके अलावा कुछ और दूसरा उपाय कर सकते हैं? ये अच्छा उपाय तो है, पर उसमें वर्तमान में जो डेंगू मच्छर है उसको खत्म किया जा रहा है जनरली। अपन उसके अंडों को खत्म करने के लिए जो अपने घर में कूलर वगैरह है उनको उसके अंडों को जड़ से वहीं से साफ करने की जरूरत है। यानी कि हमें खुद इनिशिएट लेकर के, बिल्कुल सर आपने बिल्कुल सही कहा है, हमें खुद इनिशिएट लेकर के इसमें काम आगे बढ़ाने की जरूरत है। हमें खुद आगे जो है इसमें मोर्चा संभालने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया सर, आप जुड़े हमारे साथ, और हमारे सभी संवाददाता हमारे साथ जुड़े कार्यक्रम में। बहुत शुक्रिया आपका भी ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देने के लिए। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।